और जो प्रॉपर वे में रहे हैं क्लास में, उनको जो है क्वेश्चन को करने में जो भी टॉपिक पढ़ा दिए गए उसमें वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कुछ ऐसे भी टॉपिक रहे हैं, है ना, जो कि बहुत अच्छे से कंप्लीट किया गया था और उसे आप लोगों ने अच्छे से किए, और कुछ टॉपिक जैसे कम समय की वजह से उसे कवर नहीं किया जा सका। जैसे आरोप में सब मिला जुला करके, है ना, हमारी 7-8 क्लास हो पाई थी, है ना, जिसमें जो भी मैक्सिमम कवर हुआ जहाँ से वहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। हमने अपने क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। पेपर लाए हैं आप लोग? हाँ, पेपर नहीं लाए हैं? जो लाए हैं वो देख लें। जैसे क्वेश्चन नंबर, तो सीरीज एक बच्चे की है, सीरीज ए है, जिसकी सीरीज ए होगी वो उसको मिला सकते हैं इसमें। चलिए हम क्वेश्चन को बोल देते हैं, उस क्वेश्चन के आधार पर देख लीजिएगा। ठीक है ना। जैसे इसमें हम देखें तो जो पहला क्वेश्चन है, आ जाइए बेटा, जल्दी से आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है ना। इसमें आपका कौन सा सीरीज है नहीं मालूम, अगर ये है तो 34 नंबर है। और इसमें दिया है, देख लीजिएगा, बैंकों का और उसकी स्थापना को मिलाने का समय दिया। ठीक है ना। इसमें दिया है, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, हमसे बात करो यहाँ पे। ठीक है ना, बाद में बातें कर लेना अभी। ठीक है। इसमें दिया है बैंक, है ना, क्या दिया बेटा, बैंक दिया है, बैंक एवं उसकी स्थापना को मिलाने के लिए दिया है, को मिलाने के लिए दिया है। इसमें अगर आपने इसको देखा होगा, हमने आपको बताया था कि भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सीमित डेटा पर आधारित स्थापित पहला बैंक कौन था, अवध कॉमर्शियल बैंक। इसमें देखिए अवध कॉमर्शियल बैंक दिया है, अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है ना। इसकी स्थापना हमने लिखाया है 1881। अगर आपको केवल इतना ही मालूम है तो आप इसी के आधार पर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आप देखिए क्या है, अवध कॉमर्शियल बैंक, है ना, मतलब सी का 2 वाला सही होगा। सी का 2 किस में है, सी का 2, सी का 2 अगर आपने देखा तो सी का 2 आपका बी में है और डी में। अब इसमें दो देखिए, बी और डी। अब इसमें से अब आपको एक बैंक और भी मालूम हो तो आपका क्लियर हो जाए। फिर आपको दिया है ना, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हमने बताया था 1894 में किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, लाला लाजपत राय। पूर्ण रूप से स्थापित भारतीयों के द्वारा पहला भारतीय बैंक कौन था, अवध, क्या नाम है, पंजाब नेशनल बैंक। अब इस दोनों को आप मिला लीजिए, देखिए क्वेश्चन का आंसर सही। और उस समय हमने बोला था, हाँ हमने इसको नोट नहीं कराया था, है ना, इलाहाबाद बैंक। हमने बताया था कि जितनी भी इलाहाबाद, जो इलाहाबाद बैंक है सबसे प्राचीन बैंक है, लेकिन अब इलाहाबाद बैंक क्या हो गया, इंडियन बैंक हो गया। हमने उस चीज को बोला था कि 1865 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। तो अगर आप इसको मिला लें तो आपको क्वेश्चन है बहुत आसानी से सही कर सकते थे। सही होगा, सही किया आप लोगों ने। नीरज जी आपका सही हुआ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, कुछ पुस्तकें दी गई थी, इनमें दिया गया था निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं, सही सुमेलित नहीं। और ध्यान रखें, इसमें दिया है एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस। पहले दिन की क्लास में हमने बताया था कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, लेकिन उस पुस्तक को शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस
कहा जाता है। पहली क्लास में बताया था, याद होगा, ठीक है ना। ये तो मिला हुआ है गुनार्ड मेंडल, इसकी पुस्तक के बारे में अब देखिए नहीं मालूम है आपको, कैसे कर सकते थे। जेएम किन्स की पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पहली क्लास में बताया गया था। हाँ, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का जिक्र वहां पे नहीं हुआ था, लेकिन कार्ल मार्क्स की केवल एक पुस्तक है, केवल एक पुस्तक हुआ है दास कैपिटल, ठीक है ना। तो दास कैपिटल यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये पुस्तक क्या है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है। ये जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, इस पुस्तक को लिखा था डेविड रिकार्डो। किसने लिखा था? डेविड रिकार्डो। तो ध्यान रखें ये डी वाला ऑप्शन इसमें ये गलत होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, कुछ योजनाएं दिया है और उसको मिलाने के लिए, योजनाएं और उसको मिलाने के लिए अगर आपको कुछ ही एक दो योजना भी अगर आपके दिमाग में है उस समय, तो आप उसको यूं चुटकियों में मिला सकते हैं। जैसे इसमें हमने आपको ये बताया था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरा डिस्क्राइब करके है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में। डी का 3 है, देखिए डी का 3 इसमें किसी में है, डी का 3 केवल एक है, मतलब ये वाला ऑप्शन केवल आप इसी को अगर जानते हैं तो ये वाले ऑप्शन को आप चेक करें, डी का 3 और बाकी सब। हालांकि आपको ये भी पढ़ाया गया प्रधानमंत्री गरीब पैकेज योजना, सब चीजों को बताए, लेकिन इसी से एक से ही क्वेश्चन से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का भी एक ट्रिक होता है, ध्यान रखिए। कम पढ़ा है, ट्रिक क्वेश्चन करने का है, तो आप उसको सही कर लीजिए। चलिए अगला देख लीजिएगा, कौन सी सीरीज लेंगे? सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन डाला था, ठीक है ना। हालांकि एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया है, ये स्कंद आवर्त चालू अनुपात, अल्पपरक अनुपात, सकल विनियोजित अनुपात, ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कस थोड़ा समय अभाव के कारण नहीं किया जा सका था, लेकिन इसका जो ऑप्शन सही होगा वह डी वाला ऑप्शन सही होगा। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, ये वाला। और इसमें देखिएगा एक और भी आया था, आईटीसी का मतलब किस पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त वस्तुओं सेवाओं के या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा, ये दोनों सही है, ठीक है ना, 1 और 2 दोनों सही, ठीक है ना। ये जीएसटी से इस पे भी डिस्कस नहीं हो पाया था, हमने बहुत टेक्स्ट पढ़ाए थे, लेकिन समय कोई बता नहीं, लिमिट समय होने के कारण ये चीजें इस पे डिस्कस नहीं हो पाया था, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, ये कुछ बोर्ड दिए गए थे, उसकी स्थापना पूछा था। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं। ध्यान रखिएगा, चाय बोर्ड दिया है, रबर बोर्ड दिया है, मसाला बोर्ड, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? हैदराबाद वाला। कॉफी बोर्ड कहाँ पे है? बंगलोर में। कहाँ पे है? बंगलोर में। ये वाला सुमेलित नहीं है। एक मार्ग के संबंध, इसी के नीचे एक और भी देखिएगा, ये क्वेश्चन है, एक मार्ग के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक सही है? एक मार्ग है ना, या कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, ये बातें सही हैं। अभी कृषि में केवल एक क्लास ही पढ़ाया था, अभी और क्लासेज लेनी थी। और एक मार्क ही नहीं, वहां पे जितने भी है ना, 9001 क्या होता है, 1401 क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन पूरी क्लासेस ना हो पाने के कारण से है ना। एक मार्ग कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का क्या है? सूचक है। ये बातें तो सही हैं। और ध्यान रखिएगा, ये एक मार्ग का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जारी किया जाता है, ये सही। ये जारी कौन करता है? भारतीय मानक ब्यूरो। कौन करता है? भारतीय मानक ब्यूरो, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कब स्थापित हुआ था? 1986। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एपेडा, देखिए एम्पेडा दिया है, एम्पेडा है ना, एम्पेडा इसका 66वां क्वेश्चन, मतलब उसके नीचे है, एम्पेडा की स्थापना
1972 में हुई थी, ठीक है ना, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोच्चि में है, ना कि कोलकाता में। अभी उत्तर प्रदेश आर्थिकी नहीं पढ़ाया गया था, उत्तर प्रदेश की आर्थिकी नहीं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की आर्थिकी में भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है ना। 2000 की जनगणना के अनुसार घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अजी, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? 829, ये चौथे स्थान पर। हालांकि जनगणना का भी पोर्शन अभी नहीं पढ़ाया गया है। क्वेश्चन अच्छा बनाया गया था। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी थी? जब हम आपको, हालांकि जनगणना में नहीं पढ़ाए थे, लेकिन हमने किसी टॉपिक में भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की हमने बात किया था। उस समय हमने बताया था कि जो शहरी आबादी है 31.2%, ठीक है ना, और 31.8% उसकी वृद्धि दर है। इस पे हमने बोला था कि ये चीजें आप नोट कर लीजिए, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर किसी बच्चे ने उसको नोट किया होगा तो निश्चित रूप से उसका क्वेश्चन ये सही होगा। किया सही? नोट किया था उस समय? वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें पढ़ाने के दौरान हमने आपको बताया था, जब भी कोई भी चीजें, मेरी क्लास नहीं किसी की भी क्लास हो और आपको लगे कि हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और खास करके मेरी क्लास में तो किया ही करेंगे कि कोई टॉपिक चल रहा है तो आप यहाँ पे नोट किया करें और यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दिया करें। और उस दौरान मान लीजिए अगर हम उस टॉपिक से हट करके कोई आपको इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसे यहाँ पे शार्ट में नोट कर सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया होगा शहरी आबादी, है ना, तो सीधी सी बातें हैं 31.2%, तो आपका क्वेश्चन एक पक्का सही हो जाएगा। उस समय बोला हुआ वो शब्द अगर आपको उसको पकड़ लिया तो कर लेंगे, ठीक है ना। ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा हैं इसमें। हाँ, काउंट किया था। हाँ, ये देखिए मिलाने के लिए आया था। तेल शोधन शाला और राज्य, अने बरौनी कहाँ पे है? बिहार में है। और कोयली कहाँ पे है? लाट और पहले से मिला लीजिए, सही हो जाएगा, गुजरात में। अच्छा, इसमें कैसा किया है आप लोगों ने? कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। ये सही है या गलत है? सही भाई, है ना। जो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक जो देश हैं उनमें भारत भी है, ठीक है ना। तो एक पहला सही है। दूसरा कह रहा है भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार, ये भी बातें सही है, दोनों सही है। तो क्या करेंगे? बी वाला सही, एक और दो दोनों सही है। करंट से भी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, अगर कोई अच्छे से पढ़ा होगा। हाँ, ये मिलाने के लिए आया था। जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ठीक है ना। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? मार्च 2003, मतलब 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, ठीक है ना।
मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कितने लोगों ने किए हैं इसमें? हाँ हाँ टाइम नहीं मिला, इसका मतलब मेरा पूछने का मतलब यह है कि ध्यान रखिएगा, जो सिविल में मैथ आती है और रीजनिंग आती है और उसकी तुलना में क्या होता है, वो अलग ही होता है। ठीक है ना, वनडे की तरीके से आप करेंगे तो नहीं हो पाएगा, अगर सोच करके करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, बजट 2023 उत्तर प्रदेश का बजट पूछा था। बजट पे हम लोग यूनियन बजट की तो बात कर पाए थे, लेकिन यूपी के बजट की बात नहीं हो पाई। काश यूपी की बजट की बात होती तो ये बातें जरूर उसमें चर्चा में आती कि पिछला बजट कितना, ठीक है ना, तो आप लोग उसे कर ले जाते। लेकिन इसमें राजकोषीय घाटा जो इसमें लिखा है अमाउंट में, वो रखने वाली बातें हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन फिर बनेंगे आपके। इसमें दिया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिखित कथनों पर क्या सही है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। सही है कि गलत? सही है भाई, है ना। और फिर क्या है, प्राथमिक शिक्षा के लिए 6 से 11 वर्ष। सही से दोनों हो जाएगा। हाँ, ये हमने मिलाया, लिखवाया था एक जिला एक उत्पाद योजना, लिखाया था ना। उसमें देखिए क्वेश्चन रखा का रखा है और हमने चीजें कही थी, इसको याद कर लो, किसको, है ना, काला नमक चावल को कहा था ना। हमने कहा यही पूछेगा, पक्का पूछेगा, तो देखो पूछा है कि नहीं, है ना। अगर आप क्लास में थे तो आपको याद होगा, है ना, और सब लिखाया गया है ना। तो काला नमक चावल, देसी घी, और ये भी लिखा था देसी घी औरैया के लिए है, आंवला प्रतापगढ़ के लिए है, केला फाइबर, ठीक है ना, कुशीनगर, तो सब लिखाए गए थे एकदम सीधा का सीधा। और हमने कहा था इसको मिलाने के लिए ही आएगा और मिलाने के लिए दिया है। चलिए सेज वाला दिया है, मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है, तो सभी लोग जानते हैं, है ना। और जो है मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित पहला सेज है, ये सही है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, ये बातें सही है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो है, में उत्तर प्रदेश में पहला सेज जो विकसित हुआ था वो नोएडा में हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या है, ये वाला, इसमें उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विचार कीजिए, ध्यान रखें। 2023 में चलाई गई थी नंदनी कृषक समृद्धि योजना, और इसमें पहला सही है, ठीक है ना। इस योजना में केवल साहिवाल, गिर थार, है ना, थरपारकर तथा गंगा तीरी प्रजाति के दुधारी गायों को शामिल किया गया, बातें सही है, ठीक है ना। और लाभार्थी के पास गोपालन का काम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये गलत है, 3 साल के लिए। कितने के है, 3 साल। चलिए इस तरीके से इकोनॉमिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उस पर हम लोगों ने बात कर, ठीक है ना। हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना। और भी किसी को कुछ डाउट कुछ होगा तो पूछ लेगा हमसे, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है, जो पढ़ना है आपको,
और एक चीजें आप लोगों को समझ लीजिए कि कंपटीशन कोई भी हो, पिछले कंपटीशन से हमेशा जो आने वाला कंपटीशन है वो बढ़ा ही होता है। और ये जो अगर कोई ये कहे कि जो इसका पेपर है वो टफ आया था, तो टफ ये पहली बार नहीं है। पिछले 2 जो एग्जाम हुए हैं आरओ के, उसमें भी पेपर का एक स्टैंडर्ड ही था। ठीक है ना? इसका मतलब आपको इसका एनालिसिस करके इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसके पहले हाँ 2-3 साल पहले जो और भी एग्जाम हुए हैं, हाँ वो एक लाइन वाले वो क्वेश्चन पूछे जाते थे जो आरओ में पूछे जाते हैं, तो वैसे पेपर फिर आ जाएंगे, ये दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है। और दूसरी चीज है, उत्तर प्रदेश का यह आयोग कमीशन एग्जाम इसका कराता है, तो पेपर सेट करने वाले भी आयोग के ही लोग होंगे, वनडे एग्जाम पे तो होंगे नहीं। तो इस पेपर को तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि आरओ को, हाँ मेंस भले इसका आसान है, लेकिन प्री जो है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा से कम नहीं। इसमें भूल मत कीजिए और लग करके पढ़ाई कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और पीसीएस का समय है, और एमपी पीसीएस का भी फॉर्म आया, आप लोग डाल दिए कि नहीं? जरूर डालिए, ठीक है ना? जो दूसरे एग्जाम के, दूसरे स्टेट के एग्जाम है उसको डालते रहिए। उससे क्या है, आपकी हमेशा एग्जाम जब होते रहेंगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा, आपकी तैयारी होती रहेगी, और कब आपका एग्जाम जो है अच्छा हो जाए, कब सेलेक्ट हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। रिलैक्स मोड में आना ही नहीं। अप्रैल का 28 अप्रैल को मध्य प्रदेश पीसीएस का है, फिर जो है अगर देखा जाए तो मई में आपका यूपीएससी का है, जून छोड़ दीजिए, जुलाई में अगर आपका अच्छा पेपर हो गया है तो आरओ का मेंस देने को मिलेगा। पीसीएस का मेंस भी जुलाई में लगा हुआ है। जुलाई जैसे ही खत्म होगी, अगस्त सितंबर, तब तक पता लगे कि आईएएस का अगर अच्छा हो गया तो उसका मेंस देंगे। मतलब एक कंटिन्यू एक प्रक्रिया चलती रहेगी और लगे रहना चाहिए। जब एग्जाम देते रहेंगे, वो करते रहेंगे तो हो जाएगा, है ना? मैं सोचिए कि केवल हमको बस इतना ही एग्जाम देना है। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना? आज एक नया टॉपिक हम लोग लेंगे, है ना? भारत में उद्योग, है ना? भारत में उद्योग, भारत में उद्योग, भारत में उद्योग, भारत में उद्योग, ठीक है ना? हम भारत में उद्योग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? भारत में ये जो उद्योग है, ठीक है, उसके बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ध्यान रखें इसका इम्पोर्टेंस प्री और मेंस दोनों में है ना? तो भारत में जो उद्योग है इसका अगर हम पहले देख लें तो महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर हम क्यों पढ़े इसको, ठीक है ना? सबसे पहले तो अगर देखा जाए कृषि के बाद, है ना? कृषि के बाद अगर देखें हम तो सबसे ज्यादा जो कार्यशील जनसंख्या हमारे देश की है वह किसी क्षेत्र में कार्य करता है, तो किस क्षेत्र में? वह उद्योग। तो कृषि के बाद, है ना, कुल कार्यशील, कृषि के बाद कुल कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्य करती है? उद्योग के क्षेत्र। कहाँ पे? उद्योग के क्षेत्र। लगभग कितनी आबादी होगी? राउंड फिगर में ध्यान रखिएगा, लगभग कुल आबादी जो कार्यशील जनसंख्या है, उस कार्यशील जनसंख्या का लगभग 28 से 29% जो आबादी है वो कहाँ पे कार्य करती है? कहाँ पे?
उद्योग के क्षेत्र में। कहाँ पे करती है? उद्योग के क्षेत्र में। अच्छा, अगर हमने कहा था कि कृषि के क्षेत्र में, पिछली क्लास में बताया था, कृषि के क्षेत्र में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि के क्षेत्र में कार्य करता है? कितना बताया था? 49। कितना? 49। कितना? 49%। जबकि कृषि पर कुल आबादी कितनी आधारित है, निर्भर है? वो लगभग 55%। कितने? लगभग 55%। एक क्या है, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखिएगा, कुल जनसंख्या एवं कार्यशील जनसंख्या में अंतर। जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? मैं बार आपको बताता हूँ। कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत 15 से लेकर के कहां तक? 60 वर्ष। ये आपकी क्या है? ये आपकी कार्यशील पॉपुलेशन है या कार्यशील जनसंख्या। ये क्या है? कार्यशील जनसंख्या। इससे अगर हम ऊपर देखें, है ना, 60 से ऊपर जो भी है, 70, 80, 90 जहां तक को जीतते हैं, ये जनसंख्या क्या है? आश्रित जनसंख्या। हम बार बार बताते हैं आपको, ये आश्रित जनसंख्या है। इससे नीचे भी क्या है? ये भी आश्रित जनसंख्या। इसके अंतर्गत बच्चे शामिल होते हैं और इसमें कौन होता है? ये दोनों ही, वृद्ध और बच्चे दोनों ही एक डिपेंड पॉपुलेशन के अंतर्गत काउंट होते हैं, क्योंकि इन्हें वर्किंग पॉपुलेशन में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है ना? और ध्यान रखिएगा, हमने बताया था ये जो बच्चे होते हैं वो किस पे निर्भर होते हैं? किस पे आश्रित होते हैं? वे अपने माता पिता पर होते हैं। और यहाँ पे जो वृद्ध होते हैं वो किस पे आश्रित होते हैं? वे अपने बच्चों पर। तो ये कुल जो है हम देखें तो उद्योग में कुल लगभग कितनी पॉपुलेशन, एक इस जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं, इसका लगभग कितना? 28% कहाँ पे? उद्योग के क्षेत्र में कार्य करता है। अगर अब हम ये कहें कि सेवा के क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन नियत बहुत होगी, तो ध्यान रखिएगा 28 यहाँ पे है, ठीक है ना, और 49 वहां पे है। टोटल कितना हो गया? कितना? 77। बचा कितना? 23% की जो आबादी है वो किस सेक्टर में होगी? उस सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। ठीक है ना? मतलब अगर आपको इन दोनों को मालूम हो जाए तो आप उसको भी आप ध्यान रखें। तो ध्यान रखिए, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इसमें हमारे देश की अधिकांश पॉपुलेशन क्या करती है? दूसरे अगर हम बात करें और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि यह हमारे देश की कुल आय में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, बहुत ज्यादा इसका योगदान है देश की कुल आय। अगर हम बात करें कुल हमारी जो राइट की आय को इस समय हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडिड, सकल मूल्य वर्धन, है ना, जीबीए की दृष्टि से अगर हम बात करें तो कुल देश की जीबीए में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन लगभग कितना है? ठीक है ना? अगर हम देखें जीबीए के अनुसार तो लगभग कितना है? 28.5%। कितना? 28.5। अगर हम जीडीपी की बात कर लें तो लगभग कितना पहुंच जाता है? 30%। अगर हम बात करें जीडीपी में तो कितना जाता है? लगभग 30.5%। तो ध्यान रखिएगा, जीडीपी में थोड़ा सा कम है और क्या है? जीडीपी में थोड़ा सा ज्यादा है। फिर भी मान चलिए कि इसका कंट्रीब्यूशन हमारे कुल देश के योगदान में 28 से लगभग लेकर के 30% के बीच में है। ठीक है ना? 28-30। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? कैसे इसको याद करेंगे? ऐसे। तो ध्यान रखिएगा, जीडीपी में कितना है? लगभग 28, और जीडीपी में कितना है? लगभग 30% का कंट्रीब्यूशन। एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है ना? एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। तो जनसंख्या बहुत है, बहुत ज्यादा जो है, इससे हमारे देश की कुल आय में इसका कंट्रीब्यूशन भी अधिक है। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस और क्यों है? इसका इंपॉर्टेंस इसलिए और भी है क्योंकि हम कृषि क्षेत्र के बाद या हम ये देख सकते हैं कि
कि कृषि के क्षेत्र के बाद अगर कहीं पे विकास की संभावनाएं अगर हमको दिखाई देती हैं तो कहाँ पे है? उद्योग में। उद्योग और सेवा क्षेत्र ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे विकास की गति कृषि की तुलना में ज्यादा हो सकती है और इससे ज्यादा हम अपनी आय को अर्जित कर सकते हैं, इसमें लोगों को रोजगार लगा सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री चल रही है, अभी वहां पे 8 घंटे 10 घंटे काम होता है, 24 घंटे भी इंडस्ट्री चलाई जा सकती है। और इंडस्ट्री के बगल में ही थोड़े हिस्से ही स्पेस में और भी इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। इसका मतलब ये है कि इसकी जो विकास की गति होती है कृषि की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। बस अंतर ये होता है कि कृषि में लागत इसकी अपेक्षाकृत कम होती है और उद्योगों में अपेक्षाकृत लागत ज्यादा होती है। इसलिए एक क्षेत्र भी ऐसा क्षेत्र है जहां पे सरकार या हर व्यक्ति फोकस करता है कि उद्योग का क्षेत्र हमारा कैसा डेवलप हो। और किसी भी क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, किसी भी देश की जीडीपी में यदि कृषि और उद्योग ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगते हैं तो माना जाता है कि उसका आधारभूत संरचना क्या हो रही है? मजबूत हो रही है। आधारभूत, ये आधार कहलाते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। अगर आप देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना का जो हमारे मुख्य विकास लक्ष्य रखा गया था किसका था? कृषि। फिर देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में वहीं पे आधारभूत उद्योगों का विकास लक्ष्य है, क्योंकि आधार का ही काम करते हैं, इसी के आधार पर पूरी इकोनॉमी डेवलप होती है। ठीक है ना? चलिए, ये इसका इंपॉर्टेंस है मोटे तौर पे आप देखते हैं। अब इस उद्योग की अगर हम बात करें, उद्योग है ना, या औद्योगिक क्षेत्र को या इस इंडस्ट्री सेक्टर को हम, इंडस्ट्री जो सेक्टर है, ठीक है, इसको हम लोग मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? दो भाग। वे दो भाग कौन है? मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं वे दो भाग। एक है, एक आपका भाग है, ठीक है ना, आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग, इस आधारभूत उद्योग को निर्माण उद्योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्माण उद्योग। इस आधारभूत उद्योग को इंग्लिश में कोर इंडस्ट्री, कोर इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और निर्माण उद्योग को है ना हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसे हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आधारभूत उद्योग और क्या है? निर्माण। ये दोनों की जब हम बात करते हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा, सेम समझिएगा, बहुत ज्यादा इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, दूसरा जो उद्योग है उसे हम कहते हैं विनिर्माण उद्योग। क्या कहते हैं? विनिर्माण। इसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। ठीक है ना? इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है ना? कौन बताएगा? आधारभूत उद्योग क्या है और विनिर्माण उद्योग क्या है? कोई भी बताएंगे? आधारभूत उद्योग, ध्यान रखिएगा, आधारभूत उद्योग या विनिर्माण उद्योग, इन दोनों में, दोनों ही उद्योग हैं लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है और आपकी अपने कभी भी मेंस वगैरह में भी लिखने के लिए आप किसको प्रमोट करेंगे, आप किस पे उद्योगों में सुधार की बात करें, आप किस पे ज्यादा जोर देंगे, कितना जोर देंगे, ये बातें महत्वपूर्ण होती है। ये तभी आप कर सकते हैं जब आप इसके मूलभूत जो अंतर है, डिफरेंस है, उसको समझ पाए। कोर इंडस्ट्री या इसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत उन उद्योगों को रखा जाता है
जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में या हम कहें इंडस्ट्री सेक्टर में कोर का काम करते हैं, आधार का काम करते हैं। क्या किसका काम करते हैं? आधार का। मतलब इसमें इनके बिना और किसी उद्योग की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसके अंतर्गत वे उद्योग जो आधार का काम करते हैं, जैसे कोयला है, कोयला आधारभूत उद्योग, इस्पात है, क्या है? आधारभूत उद्योग, ठीक है ना। कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, आधारभूत उद्योग। रिफाइनरी है, क्या है? आधारभूत उद्योग, ठीक है ना। गैस है, यहां पे है प्राकृतिक गैस, कौन? प्राकृतिक गैस, आधारभूत उद्योग, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे सीमेंट की, आधारभूत उद्योग। बिजली की बात करें, आधारभूत उद्योग। मतलब वे सभी जो अन्य उद्योगों के लिए आधार का बेस का काम करते हैं, ठीक है ना, वो आधारभूत उद्योग। और विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत कौन सा आता है? वे जो आधारभूत उद्योगों के अंतर्गत शामिल नहीं, वे क्या कहलाते हैं? विनिर्माण। क्या कहलाते हैं? विनिर्माण। ध्यान रखिएगा, जैसे आता है फैन इंडस्ट्री, विनिर्माण, एसी विनिर्माण, बाइक विनिर्माण, कार विनिर्माण, ठीक है। मतलब और भी जो उद्योग हैं जो इन पर आधारित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विनिर्माण। क्या कहते हैं? विनिर्माण। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में एक और भी मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस ये है कि जो आधारभूत उद्योग होते हैं वो सामान्यतः जनरली वो जो है हम नेचर से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? नेचर से। जबकि जो विनिर्माण उद्योगों के अंतर्गत हम क्या है, नेचर से प्राप्त जो चीजें हैं उसको मैन्युफैक्चर करके उसको उपलब्ध कराते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोयला नेचर में उपलब्ध कराया, इस्पात भाई उसमें निकलता है ना, मिट्टी से निकाला जाता है नेचर के माध्यम से। ऑयल है, गैस है, ये सब चीजें अगर हम देखें तो बल्कि ये क्या है, दिखाई देते हैं ये नेचर के काफी करीब दिखाई देते हैं। जबकि और जो होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको खुद मानव निर्मित कर, इसको भी मानव बनाता है लेकिन उसका स्वरूप कुछ अलग होता है, ठीक है ना। वो जो विनिर्माण है हम इसके आधार पर उसका निर्माण करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर इस्पात नहीं होता तो क्या कार इंडस्ट्री या बाइक इंडस्ट्री होती? फैन इंडस्ट्री होता? नहीं होता। अगर ऑयल नहीं होता तो क्या कोई गाड़ी बस चल सकता था प्रारंभिक अवस्था में? वो काम नहीं करता। बिजली ही क्या करता है? बिजली आधार का काम करता है। अगर बिजली ना हो, किसी भी क्षेत्र में बिजली का वहां पर उपलब्धता ना हो तो क्या विकास की संभावनाएं वहां पे है पर्याप्त? नहीं। तो इसका मतलब ये सब क्या है, रिफाइनरियां है, कच्चा तेल है लेकिन रिफाइनरी नहीं है, ये भी तो उसको उपलब्ध कराता है। सीमेंट और धन के कोई भी उद्योग हो उसके निर्माण के लिए, बनाने के लिए एक क्या चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए कि खुले आसमान में भी उद्योग स्थापित हो जाएगा। बिल्डिंग चाहिए, और बिल्डिंग का निर्माण किससे हो? तो ये सभी आधारभूत उद्योग। और आधारभूत उद्योगों की एक और विशेषता यह है कि इस
इसमें लागत ज्यादा आती है, लाभ कम होता है। लागत ज्यादा और लाभ कम। और विनिर्माण के उद्योगों की विशेषता यह है कि इसमें अपेक्षाकृत लागत कम होती है और लाभ ज्यादा होता है। आप कल्पना करो कि 1 कुंटल इस्पात अगर निर्माण करना है, बनाना है, तो कितनी मिट्टी की खुदाई होती होगी, रिफाइन किया जाता होगा, पूरी प्रोसेसिंग होती होगी, फिर जाकर के 1 कुंटल इस्पात बनाया जाता है और मार्केट में ला करके 5 से 6 हजार रुपये कुंटल भी बिकता है। ऐसे किया कितनी की कुंटल होगी? समय 5,000 के लगभग होगी। बहुत दिनों के हमने खरीदा नहीं है, ठीक है। तो अब वही तो है इस्पात, यही तो है ना। लेकिन उस सरिया जो 6,000 रुपए में 1 कुंटल खरीद लिया गया, अब उसी इस्पात का देखिए प्रयोग करके, उसी इस्पात का प्रयोग करके आप बाइक बना लीजिए। 1 कुंटल वेट की जो कोई बाइक हो, उसकी कीमत कितनी होगी? कम से कम 1 लाख रुपए। कितना गुना बढ़ गया? लगभग कम से कम 18 गुना, 18 से 20 गुना उसकी कास्ट बढ़ गई। क्या उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ा? बहुत ज्यादा बड़े बड़े उद्योग लगाने पड़े? नहीं। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में, ठीक है ना, यहाँ पे विकास की संभावनाएं ज्यादा है और यहाँ पे विकास की संभावनाएं कम है। लेकिन इसका विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक इसका विकास ना हो। बात समझ रहे? हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री जो हुए हैं, वो उद्योगों के विकास पर खूब फोकस किए। एक थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। ये दोनों लोग उद्योगों को फोकस किए, लेकिन इन दोनों के उद्योगों के फोकस में एक विशेष अंतर है। इंटरव्यू में पूछ लेगा ऐसे, इन दोनों में क्या अंतर है? एक अंतर ये है, ठीक है ना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्योगों के विकास पर फोकस किया था, वो था आधारभूत उद्योगों का विकास। और इनका जो फोकस है वो क्या है? विनिर्माण उद्योगों की विकास। इनके जितनी भी योजनाएं हैं, सब विनिर्माण के क्षेत्र पे ज्यादा फोकस्ड है। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में आधारभूत इस्पात उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशों से सहयोग लेकर के उसका काम कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? आज हमारे देश की कुल जीडीपी में अगर हम बात करें, तो ये जो उद्योग है, अगर विनिर्माण उद्योग का जो कंट्रीब्यूशन है, वो अभी बहुत कम है। विनिर्माण, यहाँ पे जहां पे विकास की संभावनाएं ज्यादा हो, उसमें हम कितना कर रहे हैं उसको ध्यान में रखें। चाइना की कुल जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग और लगभग 45%। कितना है? 45। और हमारे देश में लगभग 13%। 13 से हालांकि अब बढ़कर के हो रहा है कि 17-18% लगभग पहुंच गया। अगर हम भी 45% बढ़ा लें तो हमारे यहाँ तो इसकी संभावना है ना। तो इस पे सरकार को फोकस करने की आवश्यकता है और सरकार कर भी रही है। आने वाले समय में इस पे फोकस होगा, लेकिन आधारभूत भी कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आधारभूत उद्योग अगर कमजोर हो गया तो फिर क्या होगा? इसका हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहले हमको विकास किसका करना पड़ेगा? चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा उद्योग के प्रकार, ठीक है ना, उद्योग के प्रकार। उद्योग के प्रकार, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। भारत में उद्योगों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। उद्योगों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, चलिए हम लोग उसको देख लेंगे कैसे
सबसे पहले इस उद्योगों के बारे में समझिए। एक है कुटीर उद्योग, फिर है इसे कैटेज इंडस्ट्री कहते हैं, कैटेज इंडस्ट्री, सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो इंडस्ट्री, लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री, मध्यम उद्योग, मिडिल इंडस्ट्री, फिर भारी उद्योग। क्या है? भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री। ठीक है ना? ये हमारे देश में एक क्या है? उद्योगों के प्रकार है। इसको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है ना? ये जो कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, कौन बताएगा? कुटीर उद्योग, भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री। ठीक है ना? चलिए, कुटीर उद्योग अक्सर पूछ लिया जाता है। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग की विशेषता क्या है? क्वेश्चन आता है कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस उद्योग में वेतन भोगी अनुपस्थित होता है? और ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो वह है कुटीर उद्योग। एक कुटीर उद्योग क्या है? एक कैटेज इंडस्ट्री, इसमें लिख लीजिएगा पॉइंट करके, है ना? कुटीर उद्योग लिखिएगा। कुटीर उद्योग में सामान्यतया परिवार के लोग कार्य करते हैं। कुटीर उद्योग में सामान्यतया परिवार के लोग कार्य करते हैं। इसमें वेतन भोगी अनुपस्थित होता है। वेतन भोगी अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। सैलरीड पर्सन आर absent इन दिस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इसमें वेतन भोगी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। किसमें? इसमें इसमें लागत कम होती है, इसमें लागत कम होती है, कास्ट, है ना? हाँ, महात्मा गांधी ही नहीं, अगर हम बात करें एक कुटीर उद्योग के विकास की, अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में, मध्य काल में और आधुनिक काल में हम लोग इस पे बात करेंगे। पहले हम लोग कैटेगरी देख लें इसको, ठीक है ना? इसके अंदर जैसे कौन कौन से कार्य होते हैं? जैसे बांस की टोकरी बनाने का जो कार्य करता है, बांस की जो टोकरी बनाता है, या मिट्टी के खिलौने या बर्तन बनाता है, ये सभी काम क्या है? ये सभी कैटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इनमें बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें बहुत बड़े वित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसमें जो काम करने वाले होते हैं वो घर के ही लोग होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जैसे जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनमें कोई लेबर नहीं लगाता है, उसके घर के ही लोग मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी बनाते हैं, बर्तन को बनाते हैं, इधर उधर करते हैं। सही, मतलब पूरी प्रोसेसिंग घर की यूनिट ही चलाती है। बांस की टोकरी का जो काम करते हैं, ठीक है ना, वो पूरी प्रोसेसिंग कौन करता है? पूरे घर के लोग ही करते हैं, वो भी कोई लेबर नहीं लगाता है। ठीक है ना? प्राचीन काल में हमारे देश में ऐसे ही ढेर सारे कुटीर उद्योग थे जो कपड़े की बुनाई का काम करते थे। ठीक है ना? वो सभी कुटीर उद्योगों के अंतर्गत आता था। महात्मा गांधी ने इस पे खूब फोकस किया था कि भारत में कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए। ठीक है ना? तो उनमें उन्होंने भी, वर्तमान में भी अगर देखा जाए, अगर हमारे देश में ऐसे कैटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए और उसके प्रोडक्ट
बाजार में बिके तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो एक पॉलिसी है वो इसी को ही तो इम्प्रूव करने के लिए है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं सूक्ष्म उद्योग। सूक्ष्म लघु मध्यम और भारी उद्योगों की जो विशेषता है, पहले 2020 के पहले तक, आज के अगर हम बात करें 3 साल पहले 2020 के पहले, इन उद्योगों का जो वर्गीकरण जो था, जो क्लासिफिकेशन था, इन उद्योगों में रुपए का पैसे के इन्वेस्टमेंट के आधार पर, पैसे के इन्वेस्टमेंट के आधार पर। ध्यान रखिएगा, उस समय क्या था कि दो प्रकार के विनिवेश के आधार पर उद्योग था। किसके आधार पर? विनिवेश। किसके आधार पर? विनिवेश के आधार। इसमें कितना विनिवेश किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें उस विनिवेश के आधार पर, तो दो तरीके के उद्योग उसमें निर्धारित थे 2020 के पहले। एक तो था विनिर्माण और दूसरा था सेवा वर्ग। ठीक है, दो तरीके के। हालांकि अब वो बदल गया, जो बदला हम लोग उसको जानेंगे, लेकिन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा अगर इसको समझ जाएंगे तो आपको आगे समझने में आसानी होगी। और पूछे, हो सकता है कभी क्वेश्चन इसी से पूछ ले। ठीक है, जहां पे वस्तुओं का उत्पादन होता था, जहां पे प्रोडक्टिविटी दिखाई देती थी, जो विजिबल होता था, वहां पे निवेश की सीमा अलग थी। और जहां पे वस्तुएं दिखाई नहीं देती थी, वहां पे निवेश की सीमा अलग थी। जैसे अगर सूक्ष्म उद्योगों की उस उद्योग को कहा जाता था जहां, जैसे जहां पे कोई वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है और उसमें निवेश की सीमा 25 लाख तक है, 25 लाख तक है, तो क्या सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा? कहां पे? विनिर्माण। लेकिन अगर सेवा क्षेत्र में है तो वहां पे 10 लाख तक की ही सीमा को क्या कर दिया गया था? उसे उद्योग की श्रेणी में, सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में शामिल कर दिया गया था। जैसे अब कोई यहाँ पे वेतनभोगी काम कर सकता है, बहुत बड़े पैमाने पे काम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप जो है डेयरी खोल ली है, डेयरी एक उद्योग लगा ली है, वहां पे घर के भी लोग हो सकते हैं, हो सकता है कि आप मजदूर वहां पे रख लें, हो सकता है कि नहीं? और उसमें निवेश की सीमा कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो तो वहां से प्रोडक्टिविटी दिखाई दे रही है कि दूध का उत्पादन हो रहा है। लेकिन अगर साइबर कैफे लगा लिया है, तो कोचिंग खोल लिया है, तो कोचिंग भी क्या है, एक इंडस्ट्री के रूप में तो डेवलप हो रही है ना? तो वहां पे क्या, वहां पे निवेश की सीमा, वहां पे कहा गया वहां पे केवल 10 लाख तक का अगर निवेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वह सूक्ष्म उद्योग। बहरहाल जो वर्तमान की जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, लिख लीजिएगा, वर्तमान में या 2000 से लिखिएगा, 2020 में उद्योगों का वर्गीकरण, 20 में उद्योगों का वर्गीकरण निर्माण एवं सेवागत वस्तुओं को एकीकृत करते हुए, मतलब शामिल करते हुए, निवेश एवं करते हुए, निवेश एवं उनके टर्नओवर, निवेश एवं उनके टर्नओवर निवेश एवं उनके टर्नओवर के आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है, लिखिएगा, सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म उद्योग
लिख लीजिएगा। सूक्ष्म उद्योग में 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश, 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश, और दूसरा कंडीशन है 5 करोड़ का टर्न ओवर, है ना। 5 करोड़, पहला है ना 1 करोड़ से कम का निवेश, कितना, 1 करोड़ से कम का निवेश, और दूसरा क्या है पॉइंट, 5 करोड़ से कम का टर्न ओवर। मतलब अगर वहां पे जो टर्न ओवर हो रहा है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 5। अगर 5 करोड़ से अधिक का टर्न ओवर हो गया, ठीक है ना, तो क्या होगा, वह सूक्ष्म उद्योगों की श्रेणी से बाहर निकल जाएगा। एक तो ये हो गया, और उसमें निवेश की सीमा कितनी निर्धारित की गई है, सूक्ष्म उद्योगों के लिए, ठीक है ना। फिर लिखिएगा लघु उद्योग, लघु उद्योग, ठीक है ना, लिख लीजिएगा 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच निवेश, निवेश कितना होना चाहिए, 1 से 10 करोड़ के बीच। टर्नओवर लिख लीजिएगा 5 से 50 करोड़ के बीच, 5 से 50 करोड़ के बीच, 5 से 50 करोड़ के बीच, ध्यान रखिएगा 5 से 50 करोड़ के बीच अगर टर्न ओवर हुआ है, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो लघु उद्योग की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। मतलब 5 करोड़ से कम और उसके ऊपर अगर 50 करोड़, ये दोनों कैटेगरी। और जबकि यही सेम कंडीशन जब हम वहां पे बात करते थे 2020 के पहले, तो वहां पे 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक अगर कहीं पे निवेश है, अगर विनिर्माण के क्षेत्र में, तो लघु उद्योग कहलाता है। और सेवा क्षेत्र में 10 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक का अगर निवेश है तो लघु उद्योग कहलाता है। वहां पे निवेश के आधार पर जो पिछला वाला है, अब पिछले वाले को रिमूव करके नए वाले पे आ जाइएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जो है लघु। अब लिखिएगा मध्यम उद्योग, मध्यम उद्योग लिखिएगा निवेश के आधार पर और टर्नओवर 2 के आधार पर निर्धारित होता है। तो लिख लीजिएगा निवेश 10 करोड़ से अधिक 50 करोड़ रुपए तक, हाँ, और वहां पे कितना था, 1 से 10 तक, यहाँ पे 10 से 50 करोड़ तक, यहाँ पे निवेश है। टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ तक, 50 से 250 करोड़ तक अगर टर्नओवर हो रहा है तो क्या कहलाएगा, मध्यम, ठीक है ना। और जबकि वहां पे क्या था, पिछले में 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का निवेश, कहां पे, विनिर्माण में, और सेवा में 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा वहां पे अलग, पहले अलग कैटेगराइज किया गया था, दोनों के लिए अलग अलग। अभी क्या किया गया है, दोनों को मिला दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, निवेश और टर्नओवर दोनों को ध्यान में रखा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला लिखिएगा भारी उद्योग, भारी उद्योग निवेश
50 करोड़ रुपए से अधिक, जितने भी हैं हैवी इंडस्ट्री में 50 करोड़ रुपए से अधिक, और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से अधिक। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो पुराना वाला उसको लिखाने की तो आवश्यकता तो है नहीं, क्यों नीरज लिखा दे पुराना वाला, हमें नहीं लगता कि अब पूछेगा, है ना, 3 साल हो गए, अगर रिसेंट में होता तो नोट करवा देते कि एक दो साल पूछ लेता। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका वर्गीकरण हो गया। अब लिखिएगा भारत में उद्योगों का विकास। ठीक है ना, हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हुए चलेंगे। भारत में अगर हम उद्योगों के विकास की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो उद्योग लगाए गए वे कौन से थे? कैटेज इंडस्ट्री ही थी। प्राचीन काल में भारत में ये जो खास करके कैटे कुटीर उद्योग था वो अपने विकास की अवस्था में था, लेकिन वो जो कुटीर उद्योग था वो पूर्णतया किस पे था? हथकरघा, हाथ से कपड़े बनाए जाते थे। हथकरघा उद्योग प्राचीन काल में अपने विकास के चरम पर था। मध्यकाल में भी इसका अच्छा खासा विकास रहा और भारत जो है विश्व में एक कपड़ों के निवेशकर्ता के मतलब निर्यातकर्ता के रूप में पहचान इसकी थी। लेकिन जब आधुनिक भारत की हम बात करें तो आधुनिक भारत में अंग्रेजों की जो नीति थी, अंग्रेजी नीति है ना, खास करके हम देखें अंग्रेजी नीति की अगर हम बात करें कहाँ पे? उद्योगों के विकास के लिए आधुनिक भारत में, तो वो भारतीय उद्योगों के लिए नकारात्मक और आधुनिक उद्योगों की अगर हम बात करें तो सकारात्मक। अंग्रेजों की जो औद्योगिक जो नीति थी, पॉलिसी थी, जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि उस पॉलिसी के तहत भारतीय उद्योग धंधे जितने भी थे उसको इन्होंने क्या किया? नष्ट किया। क्या किया? नष्ट किया। जैसे अंग्रेजों के ही समय में हमारे देश में पावर लूम, किसकी बेटा? पावर लूम, पावर लूम का विकास हुआ। ठीक है ना, और हैंडलूम, अगर हम दोनों की बात करें, हैंडलूम क्या होता है? कपड़ों की बुनाई दो तरीके से की जाती है भारत में आज भी। एक पावर से की जाती है जिसे हम वहां पे मशीन, आधुनिक मशीनें लगा करके कपड़े की बुनाई करते हैं, उसे पावर लूम बोलते हैं। और जहां पे हाथ से कपड़े की बुनाई होती है उसे हैंडलूम बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो पावर लूम है ये अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में पहली बार 1853-54 में, ठीक है ना, ये पावर लूम मशीनों को लगाया गया, उनके द्वारा लगाया गया। उसके पहले क्या होता था? उसके पहले सबसे पहले विश्व में अगर औद्योगिक क्रांति कहीं पे आई तो किस देश में आई थी? इंग्लैंड में। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पे आई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ही उद्योगों का पहली बार बहुत तेजी से विकास हुआ। और जब इंग्लैंड में विकास हुआ तो इंग्लैंड से जो संबंधित और देश थे वहां पे भी उद्योगों का विकास होना स्वाभाविक था। लेकिन इंग्लैंड में जो उद्योग विकसित हुए उस उद्योग के विकास में भारत की अगर देखें तो भूमिका कुछ इस तरीके से रही कि वहां पे इंग्लैंड में सूती वस्त्रों का विकास इसलिए ज्यादा हो पाया क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, हमारे देश से कपास ले जाते थे। क्या ले जाते थे? कपास। क्योंकि इंग्लैंड एक ठंडे प्रदेशों में
ठंडा प्रदेश का क्षेत्र है, तो ठंडे प्रदेशों में वहां पे कपास की खेती ना के बराबर होती है, कपास का उत्पादन बहुत कम होता था, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे इंडिया में, ठीक है ना, कपास का उत्पादन वहां की अपेक्षाकृत ज्यादा होता था, वहां पे भी होता था ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ की अपेक्षा। तो यहाँ से अंग्रेज क्या करते थे, वहां पे कपड़ा बनाने की अपनी मिल फैक्ट्री स्थापित किए, यहाँ से कपास ले जाते थे और अपने मिल फैक्ट्री कारखानों में हमारे ही कच्चे माल से कपड़ा बनाते थे और फिर उसी कच्चे माल को लाकर के भारत में बेचते थे। और भारत में जो लोग थे, जो कुटीर उद्योग में थे, जो हथकरघा, जो हाथ से कपड़ा बनाते थे, इनके पास तो टेक्नोलॉजी थी नहीं। अब इनके क्या होता थी, इनकी लागत ज्यादा आती थी। अब इनकी लागत ज्यादा आती थी और तो क्या होगा, सीधी सी बात है, आज भी हम देखें इतने लोगों में जितने भी लोग बैठे हैं 99% लोग पावरलूम के कपड़े यूज कर रहे हैं, हैंडलूम के कपड़े बहुत कम लोग। क्या हैंडलूम का उद्योग हमारे यहाँ विकसित नहीं है? अभी भी है। अभी 1 महीने तक यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई थी, कितने लोग गए थे देखने के लिए? कोई नहीं। अगर सामान्य प्रदर्शनी लगी होती तो बहुत से लोग गए, ठीक है ना। आज भी हमारे देश में ये जो कपड़ा उद्योग है, जो हथकरघा उद्योग है, बहुत ही विषम परिस्थिति में। इसमें जितने भी बुनकर हैं, उन बुनकरों को आज के समय में भारत को में जो है, उन लोगों को बचाना और उनको रोजगार देना एक चैलेंज का काम बना हुआ है। इसलिए बुनकरों के लिए तरह तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। जैसे बुनकरों के लिए अलग से योजना, बुनकरों के लिए अलग से बीमा पॉलिसियां चल रही है, क्योंकि अब वो बुनकर, आप ही देख लीजिए सीतापुर में जितने भी बुनकर हैं जो दरी का काम बनाने का काम करते हैं, क्या बहुत रिच है, किसी तरीके से जीवन चल रहा है। आप कल्पना करके देखिए कि एक व्यक्ति जो है, जो दरी बनाने का काम कर रहा है, एक दिन में, है ना, कम से कम 12 से 14 घंटे में बहुत मेहनत करेगा, कंटिन्यू काम करेगा, तो ज्यादा ज्यादा 1 से 2 दरी बना पाएगा, 2 दरी से ऊपर नहीं बना पाएगा। और 2 दरी वो बनाता है, एक दरी की कास्ट जो बनाता है यहाँ पे, उसकी कास्ट कितनी, 100-150 रुपए। 2 दरी की कास्ट कितनी, 300 रुपए। अब वो 300 रुपए का काम करता है, अब उसी में उसको पूरा परिवार चलाना है। क्या बहुत ज्यादा उन्नत स्थिति में है? नहीं। तो ऐसे में ये जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये बहुत ही विकसित अवस्था में नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अंग्रेजों के समय में, वाला को सब इतिहास का चीजें हैं, हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत में उद्योगों का विकास, ठीक है ना। आधुनिक भारत में ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के समय में आधारभूत उद्योगों का मतलब नींव रखी गई थी, लेकिन हमको जो पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, हमको जो पढ़ाना है, वो भारत में उद्योगों का विकास पढ़ाना है। और जो उद्योगों का वह विकास है, वो हम कहाँ से देखेंगे, देश की स्वतंत्रता के बाद, ठीक है ना। तो लिखिएगा, देश की स्वतंत्रता के बाद भारत में उद्योगों के विकास के लिए देश में उद्योगों के विकास के लिए प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में 1948 में की गई। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई। उस समय देश के उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस औद्योगिक नीति के बाद उद्योगों के क्षेत्र में
वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्योग के बाद उद्योग के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इस औद्योगिक नीति में देश में उद्योगों के विकास हेतु कुटीर उद्योगों एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। कुटीर उद्योग एवं आधारभूत उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया। द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में लाई गई। इस औद्योगिक नीति के तहत क्या लिखा है? इस औद्योगिक नीति के तहत उद्योग के क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति दी गई। परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी। इसी औद्योगिक नीति के बाद भारत में विदेशों की सहायता से तीन इस्पात उद्योग स्थापित किए गए थे। कितने इस्पात उद्योग? 3, जो इस प्रकार है। मुझे याद है कि हमने आप लोगों को इस पे चर्चा किया है, ठीक है ना। पहला कौन सा है? दुर्गापुर इस्पात उद्योग, ठीक है ना। दुर्गापुर इस्पात उद्योग ये कहाँ पर है बेटा? कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल।
इसमें सहयोग किसने किया था? ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ये जो इस्पात लगाया गया था, इस्पात उद्योग ब्रिटेन के सहयोग से। दूसरा था भिलाई इस्पात उद्योग। भिलाई पहले मध्य प्रदेश में था, अब कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। इसमें सहयोग किसने किया था? एक किया गया था रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस। तीसरा अगर इस्पात उद्योग की हम बात करें, ठीक है ना, तो राउरकेला इस्पात उद्योग। एक कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। इसकी स्थापना में सहयोग किसने किया था? जर्मनी ने। किसने किया था? जर्मनी ने। राउरकेला। राउरकेला, ध्यान रखिएगा, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सभी उद्योग भारत में लगाए गए। पहली बार आपको ये दिखाई दे रहा है कि निवेश को भी बढ़ावा दिया जा रहा है उद्योगों में, और भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम लागू की गई। फिर आगे देखेंगे कि हमारे देश में उद्योगों के विकास में 1977 में फिर औद्योगिक नीति लाई गई। कब? 1977 में। लेकिन 1977 की जो औद्योगिक नीति थी, उस औद्योगिक नीति में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं था, बल्कि जो औद्योगिक नीति, द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 की थी, उसी को और भी ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने की कवायद। लेकिन आप देखेंगे इसी ही दौरान पांचवी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास के लिए उद्योगों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। तो लिख लीजिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योगों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। उद्योगों में किसकी? आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। और 1977 में औद्योगिक नीति की अलग से घोषणा की गई, जो द्वितीय औद्योगिक नीति को प्रभावी तरीके से लागू करना था। द्वितीय औद्योगिक नीति को प्रभावी तरीके से लागू करना था, ठीक है ना। फिर लिख लीजिएगा, 1980 के दशक में 1980 के दशक में भारतीय उद्योगों में रुग्णता की स्थिति व्याप्त हुई। रुग्णता है ना, सिकनेस इंडस्ट्री इंक्रीज इन डिकेड ऑफ 1880 के दशक में क्या है, यहाँ पे सिकनेस इंडस्ट्री मतलब रुग्ण उद्योग जो है बढ़ने लगे। रुग्ण उद्योग किसे कहते हैं? इसे सामान्य भाषा में बीमारू उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमारू उद्योग, सिकनेस इंडस्ट्री। बीमार उद्योग क्या होते हैं? लिख लीजिएगा, बीमार उद्योग ऐसे उद्योग, सिकनेस इंडस्ट्री ऐसे उद्योग जो
जो लगातार 3 वर्षों से, ऐसे उद्योग जो लगातार 3 वर्षों से घाटे में चल रहे हो, लगातार 3 वर्षों से घाटे में चल रहे हो, और उन्हें सरकार के द्वारा बार बार वित्त पोषण की आवश्यकता महसूस हो रही है, या वित्त पोषण किया जा रहा है, और सरकार के द्वारा उन्हें लगातार वित्त का पोषण किया जा रहा है। वर्तमान में सबसे ज्यादा बीमार उद्योग या सिकनेस इंडस्ट्री या रुग्ण उद्योग, जो भी लिखना चाहे, बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है ना, फिर लिख लीजिएगा, उद्योगों के लिए नई आर्थिक नीति 1991। उद्योगों के लिए नई आर्थिक नीति 1991। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 91 से। ठीक है ना, तो हम लोग इसको अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है ना।